बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और देश की 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इधर वायनाड में भी लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। यहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी और भाजपा की नव्या हरिदास के बीच मुकाबला है। ये उपचुनाव राहुल गांधी की सीट छोड़ने से हो रहा है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व, कई मायनों में आज का ये जो दिन है खास है। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा में मतदान जारी है और इसके साथ ही लोकसभा की 1 सीट यानी कि वायनाड पर भी उपचुनाव हो रहा है। राहुल गांधी ने सीट खाली की और अब उनकी जगह प्रियंका गांधी यहां से अब अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत कर रही हैं। उनकी किस्मत यहां पर दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो विजयपुर और इसके साथ बुधनी पर उपचुनाव जारी है और छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण का दंगल भी जारी है। तो चुनाव ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। हालांकि ये चुनाव कौन जीतेगा इससे आंकड़ों में तो कुछ अंतर नहीं आना है, लेकिन साख का सवाल जरूर ये सीट बनी हुई है। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए रायपुर दक्षिण के दंगल की तो यहां पर आकाश शर्मा वर्सेस सुनील सोनी के बीच कांटे की टक्कर है। बुधनी की यदि बात की जाए तो बुधनी में अब तक 51.16% मतदान हुआ है। विजयपुर में भी काफी अच्छा वोटिंग परसेंट है, 54.86%, लेकिन रायपुर दक्षिण में काफी धीमी गति से मतदान चल रहा है। यहां पर 28.37% मतदान हुआ है, यानी कि 30% भी नहीं हो पाया है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर दक्षिण के दंगल की। रायपुर में सुनील सोनी ने मतदान किया और वहीं आकाश शर्मा ने भी मतदान किया है। अपने तमाम यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंचे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के साथ और फिर उसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने मतदान कर दिया है। लेकिन इनके मतदान के बाद अब जनता भी मतदान कर रही है। इनकी किस्मत का फैसला आज EVM में कैद हो जाएगा और फिर 23 नवंबर को यह तय होगा कि आखिर रायपुर दक्षिण के इस दंगल में मंगल किसका हुआ है। तो अनुभव वर्सेस युवा फेस, सबसे जो टक्कर है वो यही देखी गई। खूब तीखे बयान इस दौरान दिए गए। जब से ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ आखिर तक अंकल, सोने का सिक्का, अंटागोली, ये तमाम मुद्दों को उठाया गया, लेकिन जो विकास के मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, वो कहीं दूर नजर आए। तो क्या यहां पर जनता विकास के मुद्दे पर मतदान कर रही है या फिर जो दूसरे मुद्दे रहे वो यहां पर हावी है? और लेकिन वोटिंग परसेंट जो आया है उसके क्या मायने हैं वो भी हम जरूर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हर एक पहलू को हम समझेंगे, ना सिर्फ रायपुर दक्षिण के दंगल की बल्कि मध्य प्रदेश के विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, विजयपुर की भी, बुधनी की भी और झारखंड की भी। इस वक्त 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 20 आदिवासी रिजर्व सीट है और आदिवासियों को वहां पर किंग मेकर कहा जाता है कि आदिवासी जिनके साथ हो लिए तो झारखंड उसने जीत लिया। तो ऐसे में झारखंड के भी विधानसभा के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के बारे में भी। देखिए, यहाँ पर केंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव जी की सारी योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभ मिले, मोदी की गारंटी का लाभ मिले और तेजी के साथ में यहाँ पर विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। कितने वोट से जीतना क्या लग रहा है? अच्छे मार्जिन से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है कि मुझे ऐसे 34 साल के युवा को अवसर दिया है और जनता के बीच जाने का अवसर दिया है। मुझे भरोसा है लोकतंत्र के मैं सबको निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य कीजिए। आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल में आपको क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं जो हैं, रोड, बिजली, पानी, समस्याओं पर लड़ने वाला एक सक्रिय अधिकारी चुनिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यहां बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। बुधनी में रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल में भिड़ंत है। बुधनी में कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं विजयपुर में रामनिवास रावत, मुकेश मल्होत्रा आमने सामने हैं और विजयपुर में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना यहां पर मतदान दिया है और सबसे जो खास तस्वीर आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और एक और आपको खास बात बता दें कि जब बुधनी में उपचुनाव हुआ है तो उसकी वजह रहे शिवराज सिंह चौहान और हर बार कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी रहे वो राजकुमार पटेल ही रहे हैं। तो इस बार क्या उपचुनाव में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होता है या फिर बुधनी हमेशा से जो बीजेपी का गढ़ रही है एक बार फिर से बीजेपी से जीत कर ले जाएगी? देखना दिलचस्प होगा। तो बुधनी में रमाकांत भार्गव वर्सेस राजकुमार पटेल। शिवराज सिंह चौहान जो कि मतदाता है बुधनी ही विधानसभा से, वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी अपना मत दिया है। और ऐसे में IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक आप भी अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भी भागीदारी आप जरूर दें।
और ना सिर्फ बुधनी बल्कि विजयपुर भी साख का सवाल, कांग्रेस के लिए भी भाजपा के लिए भी। 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत, लेकिन इस बार खास इसलिए क्योंकि वो हाथ के लिए नहीं, पंजे के निशान के लिए नहीं, बल्कि कमल के फूल के लिए मतदान मांग रहे हैं। और उनके सामने है मुकेश मल्होत्रा, जो इससे पहले भाजपा में रहे हैं, भाजपा के सहरिया जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, लेकिन इस बार पाला बदलकर, हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने पाला बदल लिया था और इस बार वो कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में रामनिवास रावत को यहां पर जनता चुनती है, वन मंत्री का पद उनका बरकरार रहता है, या फिर मुकेश मल्होत्रा यहां पर कुछ कमाल कर जाएंगे, क्योंकि पिछले बार तीसरे नंबर पर थे वो और आदिवासी कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है। ऐसे में तमाम मुद्दों को दरकिनार करके क्या यहां पर आदिवासी मतदाता किंग मेकर साबित होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और चलिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IBC 24 मैनेजिंग एडिटर। शिव दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से, और S इब्राहिम वरिष्ठ पत्रकार रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड का पूरा समीकरण ये हमें समझाएंगे। और इंदौर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। विश्वेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करती हूँ, क्यों ना रायपुर से ही शुरुआत की जाए। यहाँ पर वोटिंग परसेंट बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अब बचने वाले हैं 3:07 हो रहे हैं और करीब 28% वोटिंग। तो किस तरह से आप इस वोटिंग परसेंट को देख रहे हैं विश्वेश जी? देखिए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मध्य प्रदेश में यहाँ से तकरीबन दुगना वोटिंग परसेंटेज है। वहाँ भी उपचुनाव है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उपचुनाव है, लेकिन यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज वहाँ उससे आधा है। इसका एक कारण, आकांक्षा, जो मेरे को समझ में आता है मुझे, वो ये लगता है कि यदि जो प्रत्याशी हैं वो जब नए होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि प्रत्याशी अपने लिए जो उनका पूरे जो लोग काम करते हैं उनके लिए, जो प्रत्याशी या पूरे जीते हुए लोग रहते हैं उनकी एक जो पूरी टीम काम करती है, वोटिंग परसेंटेज तब बढ़ता है जब वहाँ मतदाताओं को घर से निकाल कर वोटिंग बूथ तक के लाने के लिए, तो वो उतनी सक्रियता से करते नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसे बृजमोहन अग्रवाल जब चुनाव लड़ते रहे होंगे या लड़ते रहे हैं, तब वो जो टीम उनके लिए काम करती थी वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम करती थी, अपने लोगों को लेके आओ, घरों से निकाल कर बूथ तक के लेकर आओ। अब चूंकि वो खुद स्वयं यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उनकी जो टीम है वो उतनी सक्रियता से काम ना कर रही हो, जबकि वहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो दोनों सीट हैं, विजयपुर और बुधनी, वहाँ पर जाने पहचाने चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा ये कि आकाश शर्मा भी कांग्रेस के लिए नए हैं, तो उनकी भी कोई टीम नहीं, उनका पहला चुनाव है ये, तो उनके पास भी टीम नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कम यहाँ पर रहे। दूसरा एक है कि अगर दक्षिण के पिछले 4 चुनावों की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज उसका जो टोटल रहा है, एक एवरेज अगर 4 चुनाव की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज 62 औसतन निकलता है चारों का। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वहाँ पर तकरीबन 67% हुआ है, और जो सबसे पिछला जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था वो 60 के आसपास था। पर लेकिन इस बार तो ये भी है कि 50% वोट भी यहाँ पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, वो एक बात समझ में आती है। देखना पड़ेगा कि वो 50% वोटिंग भी होती है कि नहीं, क्योंकि 3 बज रहे हैं और 28% वोटिंग हुई है। समय भी काफी कम बचा है, तो हो सकता है कि शायद 50 या 60 के बीच में एवरेज यहाँ पर वोटिंग हो सकती है। हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, शिव दुबे जी से भी जरूर मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगी, रायपुर दक्षिण के बारे में। नवनीत जी, लेकिन जरा मध्य प्रदेश का बुधनी और विजयपुर के बारे में समझाइए। यहाँ पर काफी अच्छी वोटिंग परसेंट अभी हम देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जो ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट है किसी और तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ कमाल या अनएक्सपेक्टेड हमें दिख जाए? नहीं, इसकी संभावना तो मुझे तो बहुत कम दिखती है, क्योंकि बुधनी जो है वो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता वाली सीट है और कोई उसमें क्योंकि कांग्रेस के पास अपना केडर बोर्ड बचाने का संघर्ष है इस बार। और बुधनी में मुझे ऐसा लगता है कि शायद उम्मीदवार की जगह कार्तिकेय जी होते वहाँ पे तो और ये फिगर लाखों में ज़्यादा जीतता वहाँ पे, उत्साह की कोई कमी रहती नहीं। और चूँकि वहाँ शिवराज परिवार का एक अपना खुद का वजूद भी है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस केवल वहाँ एक कितना भी प्रयास कर ले तो कांग्रेस का अपना मूल वोट बचाना है। रहा प्रश्न यहाँ बुधनी के अलावा रावत साहब वाले क्षेत्र में, तो यहाँ तो ज़रूर मैं मानूंगा विजयपुर में कि यहाँ ज़रूर खींचतान थोड़ी बहुत हो सकती है। पर यहाँ भी कांग्रेस केवल ये चाहेगी कि कांग्रेस का इस समय जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो उसके केडर वोट को, क्योंकि संगठन तो है नहीं, और अभी तक जब से संगठन बना है कांग्रेस का तो कोई वहाँ ऐसा प्रभाव भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसलिए कांग्रेस केवल जीतू पटवारी के भरोसे ही वहाँ मैदान में है, बाकी सब नेता केवल औपचारिकता निभा के चले गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वहाँ चमत्कार की स्थिति बने। और सरकार का अपना प्रभाव तो रहता ही है किसी भी क्षेत्र में, कि सरकार है तो आम लोग सोचते हैं कि सरकार के साथ जाना बेहतर होगा, नहीं क्षेत्र का विकास नहीं होता। इसलिए मुझे कोई मायना नहीं दिखता इसमें, और मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही सीटों पर परंपरागत परिणाम ही मिलेंगे, भाजपा को वहाँ से जीत मिल जाएगी इस बार दोनों जगह से।
चलिए ठीक है, विश्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वेश जी। नवनीत जी, एक थोड़ा सा सवाल जो आज सुबह से मन में है वो ये है कि क्या विजयपुर में जो हिंसा हुई है, मतलब कल रात से उसके पहले भी जो गोलियां चली हैं और एक बड़ी हिंसा वहाँ पर हुई है, वहाँ बहुत पुलिस का पेनिट्रेशन बढ़ा है, सभी लोगों को तकरीबन नज़रबंद कर लिया गया है वहाँ पे, इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर क्यों नहीं दिख रहा है और क्या नतीजों पर इसका कोई असर होगा? नतीजों पर तो उसका नहीं, देखिए ये सब सिंधिया जी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी माना जाता है इन सबको, और नतीजों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इसका असर दिखे, क्योंकि कांग्रेस बहुत, मेरे पास जो मेरी जानकारी में आ रहा है उसमें कांग्रेस कोई बहुत ज़्यादा उत्साह से मैदान में कहीं पर भी नहीं है, और जो मल्होत्रा जी लड़ रहे हैं वहाँ पे भी, तो उनको लेकर भी कोई कांग्रेस में भी उनको लेकर कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में उनको लेकर कार्यकर्ता के मन में उत्साह हो या कोई बात हो। वही बात है ना कि जैसा भी छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी कि पुराना चेहरा हो सामने तो फिर भी मैदान में लोग काम करते हैं, नया चेहरा हो तो कार्यकर्ता भी समझते हैं कि रिजल्ट क्या आना, और उसके कारण वो लोग पीछे खसक जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एस इब्राहिम जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची से। जरा झारखंड का समीकरण समझाइए इब्राहिम जी, क्योंकि देखिए अभी पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो रहा है और 20 आदिवासी सीट इनमें से कुल तो 28 है, तो कितना बड़ा ये फैक्टर, और पूरा दारोमदार बीजेपी का इस बार चंपाई सोरेन के ऊपर है। हमेशा वो कांग्रेस का साथ देते थे, तो क्या इस बार ये माना जाए कि कोल्हान यदि जीत लेते तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा बैकअप हो जाएगा झारखंड के लिए, क्योंकि कोल्हान टाइगर है और कोल्हान ये कहा जाता है कि जिसने कोल्हान जीत लिया तो फिर झारखंड करीब करीब जीत ही जाता है। आकांक्षा, जो लेटेस्ट अपडेट है, पहले अपडेट से दर्शकों को रूबरू करा दें कि 43% अभी तक का पोलिंग हुआ ही है, 1 बजे का जो डाटा हमारे पास है, और 43 सीट्स पर मतदान जारी है। और जैसा आपने कहा कि 28 सीट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, 28 एसटी रिजर्व सीट है, और ये 28 जो सीट है यही सत्ता की चाबी तय करती है कि किसके पास जाए, और उस पर बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की। चंपाई सोरेन को चुनाव से पहले छोड़कर लाया गया, जो कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, और चंपाई के भरोसे कोल्हान फतेह की का सपना देख रही है बीजेपी। कोल्हान में कितना कारगर साबित होगा टाइगर चंपाई सोरेन का बीजेपी के साथ जाना, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक मैसेज जरूर है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कि चंपाई सोरेन को टाइगर बनाया था शिबू सोरेन ने। वो एक लीडर थे, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया, अपने साथ लेकर चले, और टाइगर का जो खिताब दिया गया वो शिबू सोरेन की तरफ से दिया गया, और इस बार पहली बार वो शिबू सोरेन के साथ चुनावी मैदान में नहीं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है आकांक्षा कि इससे पहले जो चुनाव हुए, 2019 के जो चुनाव हुए थे, उसमें चंपाई सोरेन एक बड़े मार्जिन से जीते थे, 9000 के आसपास का मार्जिन था जीत हार का। और उससे पहले जो चुनाव हुए थे, 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, तो जीत हार का जो मार्जिन था वो बहुत अधिक नहीं था, लेकिन 19 में उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से डिफीट दिया। तो इस भरोसे बीजेपी को लगता है कि कोल्हान फतेह कर लेंगे। 28 सीट जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, 28 सीट में मेजरली जो सीट है वो कोल्हान और संथाल परगना में आता है। लेकिन वासियों के लिए भी थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अभी तक वो जो लंबा चुनाव लड़ते आए हैं चंपाई सोरेन, वो जेएमएम के उस पर लड़ते आए हैं, लेकिन अब गणेश मैली जेएमएम के हो गए हैं, तो ऐसे में मतलब दोनों ही जो निशान हैं, ऐसे में जो गणेश मैली जो भाजपा के थे अब वो जेएमएम के हो गए, जो जेएमएम के थे वो भाजपा के हो गए, तो क्या इसका भी असर मिलेगा रिजल्ट्स में देखने के लिए, क्योंकि 20 से 25% आदिवासी कोल्हान में है, 14 सीटों को सीधे इफेक्ट कर रहा है। जाहिर तौर पर आकाश, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये फैक्टर एक बहुत बड़ा है, और वहां जो वोटर्स है कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, जो पैटर्न देखने को मिलता है लोकसभा में, इसकी गवाही भी यहाँ के जो वोटर्स उन्होंने दे दी है कि एक भी आदिवासी रिजर्व सीट भाजपा नहीं जीत पाई, एनडीए गठबंधन झारखंड में नहीं जीत पाई। तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि संथाल हो गया, कोल्हान का इलाका हो गया, वहां की जनता तीन धनुष को पहचानती है और बहुत करीब से जानती है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने ताकत लगाई है, लगातार शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ पर प्रभारी है, जो उप प्रभारी है, हेमंता विश्व शर्मा जो असम के सीएम है, लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार स्ट्रेटेजीज बनती जा रही है, और जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं इंदौर से आपके साथ विपुल जी शायद, उन्होंने जिस सीट का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत उत्साह के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर यहाँ पर जो बातें चर्चाएं हो रही है कि सरकार रिपीट नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस को इससे पहले के पहले चुनाव में मात्र 6 सीट थी, 2019 के चुनाव में वो 16 सीट हो गई थी, और इस बार
एक तरह से कहा जाए कि जितना बड़ा संगठन उन्होंने विस्तार नहीं किया उससे ज्यादा सीट की डिमांड थी और लड़ भी रहे, लेकिन बहुत उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी की मात्र 2 यात्राएं हुई, खड़गे की मात्र 2 यात्राएं हुई, यहाँ पर प्रियंका गांधी को लोग यहाँ देखना सुनना चाहते थे, प्रियंका गांधी की एक भी यात्रा नहीं हुई। कन्हैया, युवा एक बहुत बड़ा मैटर है जो अगेंस्ट जा रहा है जेएमएम के, युवाओं को एड्रेस करने के लिए कन्हैया को यहाँ भेजना बहुत जरूरी है। कन्हैया इब्राहिम जी, इसकी क्या वजह, और विश्वेश जी भी कुछ पूछ रहे। विश्वेश जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या इसकी ये वजह कि अभी जो पहले चरण का चुनाव था यहाँ पर पूरा फोकस चंपाई सोरेन पर था, दूसरे चरण में और दूसरी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिसका हेमंत सोरेन का या जिक्र करें या फिर जो दूसरे वहां के कद्दावर नहीं थे, तो क्या यही वजह रहा कि कांग्रेस ने अभी यहाँ पर इतना फोकस नहीं किया जैसा कि इब्राहिम जी कह रहे हैं? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस पहले से उसको ये था कि पहले तो कंफ्यूज थी कांग्रेस वहाँ पर कि हम किस तरीके से अपना चुनाव कैंपेन प्लान करें। जैसा इब्राहिम जी बता रहे हैं कि बड़े नेताओं ने जिस पेनिट्रेशन से वहाँ पर वो करनी थी, रैलियाँ करनी थी, वो नहीं की, और युवाओं को देखना चाहते तो जितना राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए था, जितना प्रियंका जी को जाना चाहिए था, वहाँ वो नहीं गए। तो एक तो ये उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ती थी वो वहाँ पर लड़ती नहीं दिखी। अब इसका कारण क्या है ये इब्राहिम जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। इब्राहिम जी, मेरा एक सवाल ये था झारखंड को लेकर कि आपको क्या लगता है कि वहाँ जो ईडी सीबीआई की जो लगातार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की, वहाँ पर जिस तरीके से छापामारी की, जिस तरीके से वहाँ पर पिछले सालों में वहाँ स्थिति बनाई है, इसका असर कुछ चुनाव पर दिखता है क्या आपको? और ये इसके कल तक के रेट की, और इसके साथ ही एक और जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ ताकत लगाई, तो और भारतीय जनता पार्टी का एक शुरुआती जो दौर था वो लग रहा था कि वो क्लियर स्वीप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज है। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो गठबंधन के दल थे या फिर जो चंपई सोरेन वाला इलाका है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से उनका खुद का कद बढ़ा या उनका खुद का प्रभाव बढ़ा। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? एक तो ईडी की कार्रवाई का कोई असर हुआ क्या, और ये क्यों भारतीय जनता पार्टी बाद के दौर में पीछे होती दिखाई दी? विश्व जी, ईडी की कार्रवाई, जो पहला सवाल आपका, ईडी की कार्रवाई का कोई खास फलाफल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जनता का सीधा सरोकार इससे नहीं है। ठीक है, कुछ रेट्स में पैसे पकड़े गए और जिनके पैसे पकड़े गए दे आर बिहाइंड द बार्स, तो वो एक मैसेज है सरकार की तरफ से भी है, विपक्ष की तरफ से कि भाई हमने कार्रवाई की। और जनता, ये मुद्दा नहीं बन पाया इस चुनाव में। बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन जनता के बीच में यह मुद्दा नहीं बन पाया। दूसरा मुद्दा जो बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही थी वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा असर वोटर्स के बीच में इन दोनों मुद्दों के मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं कोल्हान में गया था और हजारीबाग वाला इलाका मैंने ट्रेवल किया है, अभी आगे संथाल भी मुझे जाना है। तो इन इलाकों में जो मैं गया, लोगों से मैं जो जुड़ा, मैं बातचीत में देखी, तो मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाया कि बीजेपी जैसा इस मुद्दे को लग रहा है कि बीजेपी को संजीवनी मिल गई, वो ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको जो सवाल था कि जो फाइट नहीं दिख रही थी, फाइट दिख रही थी, उसका बाउंस बैक हुआ। हेमंत सोरेन के जेल जाने और जेल से आने के बाद से जो सिनेरियो झारखंड में बदला, एक तो इमोशनल बैकग्राउंड पे हम लोग आज भी वोट करते हैं, इमोशनल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इमोशन, और वो इमोशनल हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी वो काफी साइड इफेक्ट रहा वो भाजपा के लिए। जितनी पहले उसके पास सीट्स थी और कम हो गई उसके पास सीट। हालांकि अब ये क्लियर हो ही जाएगा 23 नवंबर को कि क्या हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया, क्या इसका सिंपैथी जनता हेमंत सोरेन के साथ दिखाती है या नहीं दिखाती है। शिव दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है रायपुर से। शिव दुबे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं रायपुर दक्षिण के दंगल को? वोटिंग परसेंट बहुत ज्यादा कम है, क्या समझा जाए कि इस तरह की सीट रहती है जहां पर एक का पलड़ा भारी रहता है, तो यही वजह है कि रुझान कम दिख रहे हैं अभी क्या? निश्चित रूप से आकांक्षा इसमें होता यह है कि अगर हाई प्रोफाइल सीट जब बन जाती है तब उसमें मतदान का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जब प्रत्याशी अननोन चेहरे हों या उसमें नए चेहरे हों तो वोटिंग का प्रतिशत कम होता है। और उपचुनाव में ऐसे भी बृजमोहन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बृजमोहन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले जैसी उत्साह की लहर दिखती थी, उत्साह दिखता था, वैसा अब नज़र नहीं आएगा रायपुर दक्षिण में। निश्चित रूप से पिछले चुनाव से जो आम चुनाव हुए उससे कम मतदान होगा, ये दिख रहा है। ठीक है विश्वेश, शिव सर, आप जो है वो लंबे समय से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी चीज़ें देख रहे हैं। क्या, एक सीधा सवाल आपसे, कि क्या आपको लगता है कि जो पिछली लीड थी तकरीबन 67,000 की लीड थी 2023 की,
और सबसे कम जो मार्जिन थी बृजमोहन और कन्हैयालाल अग्रवाल के बीच के चुनाव की वो 17,000 थी। आप क्या ये मानते हैं कि एक नया चेहरा कांग्रेस ने दिया है? आकाश शर्मा को ये कहते हुए उन्होंने मैदान में उतारा है कि ये नया चेहरा है और नए चेहरे को लेकर लोगों में थोड़ा सा उत्साह होता है और थोड़ा युवा वाला भी है। वो अंकल वाला कल तक के चलता रहा कि अंकल सुनील ये वाला। और तो इसको क्या लगता है आपको कि इन दोनों के गैप के बीच में ये मार्जिन कहाँ रहने वाला है? थोड़ा टेक्निकल सवाल है लेकिन ये आपसे ये जानना चाहते हैं चूंकि आपका अनुभव विराट है, तो ये जो है ये कहाँ रहने वाला है? 67,000 और 17,000 इस बीच में आप क्या मानते हैं? देखिए 17,000 भी नहीं रहेगा। 17,000 वाला मामला दूसरा था। उस समय जो चुनाव हुआ था वो रमन सिंह के खिलाफ बने माहौल में चुनाव हुआ था, जब कन्हैया अग्रवाल और बृजमोहन अग्रवाल के बीच फाइट हुई थी। अभी जो चुनाव हुआ है वो उपचुनाव है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें 67,000 वाली बात भी नहीं आएगी क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव मैदान में नहीं है। वो जरूर चुनाव प्रचार कर रहे हैं सुनील सोनी के लिए, लेकिन 67,000 का अंतर तो नहीं रहेगा। 30,000 35,000 के आसपास कोई अंतर मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वोटिंग भी कम हुई है। अब मुझे लगता है कि अगर वोटिंग शाम तक और अच्छी नहीं हुई तो वो 30,000 ये जो डिफरेंस रहने वाला है कितना रहने वाला है। और देखिए हम चर्चा ही इस पर कर रहे हैं और अभी करीब 29% यहाँ पर मतदान हुआ है। वक्त है, हम यही सबसे अपील करेंगे कि अपने घरों से आप बाहर निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वेश जी, शिव दुबे जी, एस इब्राहिम जी, नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा पे। और दिन भर IBC 24 पर आप मेगा कवरेज इलेक्शन से जुड़ा हुआ देखते रहिए। नमस्कार।